For all x belongs to everyone, P of x is welcome. Welcome to Exademy Redefining Education. मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स. वेलकम टू द न्यू कोर्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स. आप लोग की दिली तमन्ना थी कि सर आप फ्लूइड डायनामिक्स का कोर्स आप ले लीजिए, तो हम हाजिर हैं फ्लूइड डायनामिक्स के कोर्स के साथ में. तो पूरा लेक्चर तक बने रहना, आपको मज़ा आने वाला है. उम्मीद है कि आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं इस कोर्स को ये एज्यूम करके पढ़ाऊंगा कि आपको फ्लूइड डायनामिक्स में कुछ भी नहीं आता एंड इंजीनियरिंग का ई नहीं पता आपको. ठीक है, तो हालांकि इंडिया का ऐसा सिचुएशन है कि इंजीनियर्स को भी अगर ठीक से कायदे से अगर पूछो फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में तो वहाँ पे भी अटक जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट बात है इंडियन एजुकेशन सिस्टम. सो लेट्स प्रोसीड. मैंने स्टार्ट किया है यूपीएससी के सिलेबस के साथ में, सो यू कैन चेक आउट द सिलेबस. यहाँ पे आप सिलेबस को क्लियरली आप देख सकते हैं. The topics that I have mentioned here is fluid dynamics. The points are equation of continuity, Euler's equation of motion for inviscid flow, streamlines, path of a particle, potential flow, 2D and axisymmetric motion, sources and sinks, vortex motion, Navier-Stokes equation for a viscous fluid. तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फॉर द कैंडिडेट्स हु आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू, देयर आर सर्टन टर्म्स विच माइट बॉदर यू, जस्ट लाइक व्हाट इज कंटिन्यूटी, आई डोंट नो, व्हाट इज ऑयलर, हु इज दिस पर्सन ऑयलर, इनविस्किड, व्हाट डज इट मीन, स्ट्रीमलाइंस, पाथ ऑफ पार्टिकल यू माइट हैव हर्ड, पोटेंशियल फ्लो, टिल नाउ वी हैव हर्ड तुम्हारा पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तुम्हारा पोटेंशियल काफ़ी कम है. और in the physics you might have studied about this potential difference. तो यहाँ पे एक potential flow आ गया है. Then we have 2D axisymmetric motion, तो ये सुना होगा. Sources and sinks क्या होते हैं, vortex क्या होता है, and the Navier-Stokes equation, popular one, viscous fluid, viscosity, and also there are so many things. My concern is not to bother you. मेरा काम है यहाँ पे जो आपको बॉदर कर रहा है उसको ख़त्म कर देना. सो लेट्स ब्रेक द मिथ्स ऑल अराउंड स्प्रेडेड कि फिज़िक्स वाला जो पोर्शन है, नॉट दैट फिज़िक्स वाला, द फिज़िक्स वाला पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स ऑप्शनल इज़ वेरी टफ. सो लेट्स ब्रेक दैट मिथ. लेक्चर के एंड होने के बाद आप मुझे फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे देना कि फ्लूइड डायनामिक्स का जो एक मिथ बना हुआ है कि सर वो आपने ब्रेक किया है. मुझे डर लग रहा था, अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं. अगर ये आपने कमेंट में डाला तो इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी एंड आई विल कंटिन्यू द सीरीज. एंड इफ आई फील दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और रादर आई फेल्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड, देन डेफिनेटली आई शुड स्टॉप. जाहिर सी बात है ना कि जब वो आपको फ़ायदा ही नहीं दे रहा है तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं. ठीक है ना, ओके. फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप फ्लूइड जो कुछ भी है ये सब चीज़ भूल जाइए. हम अभी फ़िलहाल फोकस करेंगे कुछ चीज़ें हैं मेरे पास में. अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट में आप लोग यूज़ करते होगे कोलगेट, है ना. मैं कोलगेट का ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ. इन ऑर्डर टू मेक दैट बैलेंस मैंने, नहीं छोड़ो, कोलगेट ही है तो ओके. बट एक है तो ये नॉर्मल कोलगेट और दूसरा है आपका मैक्स फ्रेश, जो भी हो. सो इट्स बेसिकली अ टूथपेस्ट. ठीक है, टूथपेस्ट कुछ लोग बचपन में खा भी लेते हैं, मैं तो खाता था, लेकिन खाना नहीं चाहिए. अब यहाँ पे देखो कुछ निकल रहा है, समथिंग लाइक दिस. ज़्यादा निकालूंगा तो गिर जाएगा. आप बोलोगे सर ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो मैं बोलूँगा मैथ्स के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी दिस इज़ अ फ्लूइड. Of course this is a toothpaste, but this is a fluid. I will say this as to be a fluid. ठीक है, तो ये टूथपेस्ट यूज़ कर लेना. बहुत लोग तो ब्रश ही नहीं करते हैं और वो टंग क्लीनर भी यूज़ नहीं करते हैं बहुत लोग. मैं शॉक्ड हो गया देख करके. ठीक है, देन आई हैव सम बेयर्डो कंपनी का हेयर वैक्स है और इसको आप अगर आप देखोगे गौर से तो देखने में ये चिपचिपा टाइप का है,
देखो कैमरा के सामने, मतलब ये लाइट भी नहीं है प्रॉपर, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो लेकिन ये क्या ट्रांसपेरेंट है बट चिपचिपा टाइप का है, इट्स मतलब स्टिकी स्टिकी। तो आप अपने बियर्ड में इसको ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, ओके फाइन, कुछ होगा नहीं, मतलब ये स्पेशली बियर्ड के लिए ही बना हुआ है तो मैं लगा लेता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो अ फ्लूइड, ठीक है, चिपचिपा टाइप का है, ठीक है। फिर है हमारे पास में फेस वॉश, ठीक है, किसका है, नेचर्स का फेस वॉश है। इसमें देखोगे तो इसमें भी वैसा ही टाइप का कुछ टूथपेस्ट टाइप का इन चीज़ें निकलेंगी। ऑयल है तो ऑयल को भी देख सकते हो, पानी देख सकते हो, ओके। देन वी हैव अ हैंड सैनिटाइजर। तो देखो स्प्रे मार रहा हूँ तो हवा में कुछ दिख रहा है आपको, देयर इज समथिंग, कुछ जा रहा है ऐसे, है ना, ये भी फ्लूइड है, ओके। सो एक्चुअली वी आर सराउंडेड विथ फ्लूइड्स, हम लोग फ्लूइड से सराउंडेड हैं। आपकी जो सांसें चल रही हैं फ्लूइड के कारण से चल रही है, बिकॉज दैट सांस, नॉट सांस बहु वाली सांस, दैट सांस, ब्रेथ, दैट इज फ्लूइड। लेट्स ब्रेक दिस मिथ कि फ्लूइड का मतलब खाली पानी। यकीन मानिए अभी तक बहुत लोग यही मानते आ रहे हैं फ्लूइड का मतलब कुछ बहता हुआ लिक्विड टाइप का। नो, इट इज नॉट ऑलवेज बहता टाइप का लिक्विड वाला। इट इंक्लूड्स योर गैसेस, it includes your liquids, and there are two types। अगर आप broadly classify करोगे तो fluid को हम दो broad sections में classify कर सकते हैं, एक गैस और दूसरा liquids। फिर गैस और वेपर जो है ना उसमें भी एक हेयरलाइन का डिफरेंस है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन ब्रॉड कैटेगरीज में अगर हम लोग देखें तो आज से ध्यान रखिएगा कि फ्लूइड ऑलवेज मीन्स इधर गैस और लिक्विड, फाइन। ये सब जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, और अदर हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, फ्लूइड ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वी फॉलो समथिंग कॉल्ड कंटिन्यूअम। कंटिन्यूअम का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। कंटिन्यूअम को समझने के लिए लेट्स गो बैक टू क्लास 6। क्लास 6 में हम लोग जब थे ना तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया गया था हमें। स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बोला करते थे। अभी वो थोड़ा एडवांस्ड वर्जन होकर के 4th स्टेट ऑफ मैटर, 5th स्टेट ऑफ मैटर, ऐसे पता नहीं कितना स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाएगा। ब्रॉडली स्पीकिंग फिलहाल हम लोग 4th 5th जो कुछ भी है उसको हम छोड़ देते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों चीज को पकड़ते हैं। अगर हम लोग सॉलिड देखेंगे, लिक्विड देखेंगे और यदि गैस देखेंगे तो तीनों में हमें जबरदस्त तरह का डिफरेंस दिखेगा इफ वी गो एंड सी एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो आप ये देखिए कि जब कभी भी हम लोग इंजीनियरिंग में एनालिसिस वगैरह करते हैं ना, वी ऑलवेज गो बैक टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाते हैं, जाते थे, अभी भी जाते हैं। और जैसे ही टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन और एडवांसमेंट जिस तरह से हो रहा है, नाउ वी आर रीचिंग अप टू नैनो लेवल, पिको लेवल, ठीक है, फेम्टो लेवल। दीज आर द डिफरेंट स्केल्स इन विच यू कैन स्केल थ्रू एंड गो थ्रू। पूरा स्केलिंग है, मुझे याद है, योक्टो जेप्टो एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। फिर से बोलूं, योक्टो जेप्टो एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। सर क्या बोल दे रहे हो? ये एक स्केलिंग है। स्केलिंग मतलब 10 टू द पावर -24 से लेकर के 10 टू द पावर 24 तक ये पूरा स्केल जाता है विद अ गैप ऑफ 333 करके। बीच में डेका में आपका 1 आ जाता है, फिर वो 33 का गैप हो जाता है, समझ रहे हो? सो जस्ट इमेजिन कि हम 10 टू द पावर 4 टाइम्स जा रहे हैं, कितना बड़ा स्केल पे हम चीज़ों को देख रहे हैं। एंड इफ वी आर गोइंग टू योक्टो लेवल, ठीक है, योक्टो से योटा की यात्रा तय होती है पूरे इस इंजीनियरिंग में, पूरी तैयारी, मतलब इस पूरे जर्नी में ये यात्रा तैयारी होती है 10 टू द पावर -24 से लेकर के 10 टू द पावर 24। सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन इंजीनियरिंग क्लास, बट क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना इंजीनियरिंग चलता नहीं,
तो हम बता ही सकते हैं। अब पहले मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था तो मैं बोलता था नो, इंजीनियरिंग इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फिर अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली इस चीज़ को मैं प्रेफरेंस तो बोलूँगा, मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। विदाउट मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग हिल भी नहीं सकता। और ये फैक्ट बात है कि जितने भी आपके कैलकुलेशंस, कोई भी आप इंजीनियरिंग उठाओ, विदाउट मैथमेटिक्स चलेगा नहीं वो चीज़, है ना। तो मैथमेटिक्स में वो स्केलिंग होती है, फाइन। तो वही भी मैं बता रहा हूँ। अभी जो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स के लेवल पे है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। सो लेट अस सी कि जब हम सॉलिड के बारे में देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमें बचपन से मैडम ने सिखाया था, सर भी सिखा सकते थे, मुझे मैडम ने सिखाया था तो मेरे को मैडम याद है। तो सॉलिड में आपका मॉलिक्यूल्स जो होता है ना वो टाइटली पैक्ड होता है। देखो देखो, एकदम मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। सो जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन और द गैप बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? जैसे ही हम लिक्विड में आएंगे ना तो ये जो गैप्स है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। मतलब जितना ये कॉम्पैक्ट दिख रहा है आपको, इतना कॉम्पैक्ट नहीं दिखेगा। देयर विल बी अ लिटिल मोर गैप। सो लेट अस सी, विल क्या है, so let's increase the gap for the liquids। अब देखो मैं थोड़ा सा गैप बढ़ा दे रहा हूं। I have increased a little gap, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा। This green balls that you can see out here, isn't it? So यहाँ पे जैसे ये आपका सॉलिड है, लिक्विड है और ये आपका गैस है। So यहाँ पे हम ये ऐसे बता सकते हैं कि as we are doing our transition, मतलब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जैसे ही हम जा रहे हैं ना, तो हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गैस में अगर हम देखें तो और ज़्यादा गैप, मान लो इस तरह से ऐसा, ठीक है, फाइन। प्रेजेंटली वी आर स्टडिंग विथ सब्जेक्ट फ्लूइड डायनेमिक्स। सो आवर फोकस शुड बी हियर, नॉट हियर। ये आपका मैकेनिक्स वाले सर आपको कराएंगे, ठीक है। मैकेनिक्स वाले सर जो है, सो दिस विल कवर, वो आपका मैकेनिक्स में आता है। इसलिए मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है उसको हमने दो अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट्स में ब्रेक कर दिया। क्योंकि देखो इसकी जो पूरी राम कहानी है या जो भी है, इसकी जो पूरी कहानी है, द वॉट एवर द स्टोरी इज दैट, ठीक है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। यहाँ पे जो लॉजिक या जो प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, दोज प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड हियर, ठीक है। रेफरेंस ही अलग है, चीजें ही अलग हैं, दोनों का पढ़ने का तरीका ही अलग है। इधर इसकी फिजिक्स अलग है, इसकी फिजिक्स अलग है। सो दैट इज वाई वी हैव सेपरेटेड इट। अब यूपीएससी ने एक साथ रख दिया क्योंकि उसको कंबाइंड करके क्वेश्चंस देने हैं। कभी किसी साल मैकेनिक्स से पूछ लेता है, कभी फ्लूइड से पूछ लेता है वो पे। इसीलिए हम लोग सेपरेट कर दिए ताकि कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन न हो कि वो एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बस हम मैकेनिक्स का पहला पार्ट देख लिए, नीचे जो लिखा हुआ है सिलेबस में वो हम छोड़ दिए, बोले कि ऑलमोस्ट तो 70% कर ही लिए है ना, तो क्या होगा, नहीं। बोथ आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो दिस सॉलिड डील्स इन द सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिक्स and this we will study in the subject of fluid dynamics। देखिए कि मैं क्लास को काफी लाइट रखूंगा क्योंकि अननेसेसरी हवा क्रिएटेड है, अननेसेसरी हवा क्रिएटेड है। फिजिक्स वाले जो पोर्शंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, कैसे करेंगे, छोड़ देना चाहिए, नहीं है वो देखो मतलब इतना मैं बोलूँगा कि ये आपसे अगर एकदम ही नहीं हो पा रहा है तो देन बेटर स्किप, छोड़ दो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप कर लो। लेकिन डुएबल है यार, मतलब सीरियसली इट्स डुएबल। मैंने जब किया है, मेरा छोटा बुद्धि वाला इंसान जब कर सकता है ना फिजिक्स वाले पोर्शन को
सपोज मैं बीटेक कंप्लीट कर चुका है, एमटेक भी कर लिया है, छोटी सी दिमाग वाली बुद्धि, ठीक है, इत कहाँ कहाँ फिट हो गया पता नहीं। जब मेरा जैसा छोटा बुद्धि वाला इंसान बीटेक करके मास्टर्स कर सकता है टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, ऊपर से मेटलर्जी में सबसे टफ वाला चीज़, मतलब केमिस्ट्री से तो मैं दूरी भागता था, लेकिन फिर भी नेचर ने मेरे को केमिस्ट्री ज़बरदस्ती पढ़वाया, ठीक है, वो बात अलग है कि अब मैं उस चीज़ से लीक से हट चुका हूँ, ना आई एम इनटू सोशल साइंसेस एंड रेस्ट अदर थिंग्स, मैथमेटिक्स। लेकिन फिलहाल जो सीखा है तो वो तो सीखा है ना भाई, तो जब सीखा है तो वो मैं एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ, फाइन। अब ये फ्लूइड डायनेमिक्स में जो हम लोग लिक्विड्स और गैसेस के बारे में जो हम पढ़ेंगे ना, इसके लिए एक अजम्पशन है जो पूरे कोर्स में चलेगा। यकीन से उसको ध्यान से समझ लीजिए कि वो जो assumption है, what is our assumption? The assumption for gases and liquids, assumption for gases and liquids, मतलब we combine these two we will call fluids। दोनों को जब हम एक साथ represent करेंगे we will say them fluids। So assumption for gases and liquids or fluids is that it follows continuum। There is a new term called continuum। सर ये continuum क्या होता है? Continuum simply means continuous medium, इसको हम शॉर्ट में या एक साथ हम बोलते हैं continuum। So इसका मतलब है continuous medium। मीडियम समझते हो ना, माध्यम, मतलब एक कंटिन्यूअस मीडियम है। जैसे मान लीजिए ये रहा आपका सिग्मा का हैंड सैनिटाइजर है, तो ये ब्लू कलर की आपको जो लिक्विड दिख रही है ना, इसको सपोज जस्ट हाइपोथेटिकली आप सोचो कि इसको, ये लिक्विड को ना मैं सॉलिड बना दिया हूँ, उसको काट के निकाल लिया हूँ। तो जब आप इस कटे हुए, जस्ट इमेजिन, इसको काटा निकाल लिया, सोचो कटा हुआ है, ब्लू वाले जो है ना सॉलिड की तरह सिलेंडर टाइप का कटा हुआ है। अब इसको कटे हुए इस लिक्विड वाले पोर्शन को जैसे घुमा घुमा करके देखोगे ऐसे से करके, और जब अंदर भी जब घुसोगे तो आपको एक भी जरा सा भी कोई गैप नजर नहीं आएगा, ठीक है। हाइपोथेटिकली गैप्स होते हैं, हम लोग उस गैप को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है प्रभु कि जैसे सपोज कोई भी लिक्विड है ना, लिक्विड मास सपोज हम रैंडमली कोई कंसिडर किए, तो अगर हम देख रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इट जस्ट फॉर थ्योरेटिकल चीज़। प्रैक्टिकली अगर रियल वर्ल्ड में देखो तो बहुत सारी चीज़ें XYZ फैक्टर्स आते हैं। वॉट एवर वी स्टडी इन थ्योरी एंड इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग, उसका प्रैक्टिकल से जो होता है ना दूर दूर तक कनेक्शन होता है, बट बहुत सारी चीज़ें सम XYZ फैक्टर्स और एड ऑन होती हैं। हूबहू जो आपका किताब में थ्योरी और इक्वेशंस हैं वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता है। वाई? बिकॉज वाइल डेवलपिंग द थ्योरी एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द इक्वेशंस देयर आर सम assumptions which are being considered, fine। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में और रियल वर्ल्ड लाइफ में बहुत सारी XYZ फैक्टर्स होती हैं जो कि स्टडी से बाहर है ना। हर चीज़ को उतना स्टडी कर लेना, जितना आप जाओगे उतना ज़्यादा डेप्थ बढ़ता जाता है, बट समझ रहे हो ना, एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं होता है, मेरे कहने का ये मतलब। तो जैसे ही कोई मीडियम है, सपोज लिक्विड वाला मीडियम है ना, तो मान लीजिए ऐसा सब कुछ गैप है लाइक दिस, ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा होगा आपको। सो लेट अस से सपोज ये आपका लिक्विड मीडियम है, और इस लिक्विड मीडियम में आपको यहाँ कुछ कुछ दिख रहा है। मैं इसको रेड बना दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये सब गैप्स दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। कैन यू सी दिस? यस, आई कैन सी दिस गैप्स वेरी केयरफुली। ये तो गैप्स हैं हमारे, मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, दे आर नॉट टच्ड, फाइन। तो ये था लिक्विड के बारे में बात हो रही है। सो दिस इज फॉर द लिक्विड मीडियम। जब हम लोग गैस में आते हैं, तो मान लो सपोज ये आपका गैस है, गैस का कोई मास हमने कंसिडर किया। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस में वो ज़्यादा गैप्स पे होते हैं। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस है ना, तो यहाँ पे मैं कम मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ। लेट्स से सपोज ये
यही 3 मॉलिक्यूल्स हैं। और जो गैप आपको दिख रहा है, दिस गैप, ये सारे गैप्स हैं, दीज आर द गैप्स। सो दिस इज फॉर गैस। नाउ इफ आई आस्क यू कि बताओ दोनों में से कंटिन्यूअम कौन है, आप बोलोगे सर कंटिन्यूअम मतलब कंटिन्यूअस मीडियम। यहां पे तो कोई कंटिन्यूअस मीडियम मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं इससे इधर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है ना, बीच में गैप आ जा रहा है। सो आई नीड टू जंप, आई नीड टू मेक अ जंप। सर इसमें भी क्या है ना कि यहां से यहां पे आने पे मेरे को जंप मारना पड़ रहा है, इधर से इधर आने पे जंप मारना पड़ रहा है। मैं खिसक खिसक के ससर ससर के एकदम टच होकर के नहीं जा पा रहा हूं। समझ में आई बात? सो बोथ दीज टू फ्लूइड्स, liquids and gases, are not continuous. But what I said, practically continuous नहीं है बाबू, लेकिन हमें पढ़ने के लिए ना इस पूरे कोर्स में, इस पूरे सब्जेक्ट में ये मान लेना होता है। क्या करना होता है? assume कर लेना होता है। Simply we need to assume. So our assumption is, सुनो कि ये सब जो गैप्स है ना, देखो मैं बोल रहा हूं कि ये सब जो गैप्स है ना, सबको गोली मारो, कोई गैप नहीं है। ये एकदम पूरी तरह से ऐसे से एकदम पूरा है, पूरा वाइट है, लाइक दिस। कोई गैप नहीं है, एकदम पूरा मैं घस दे रहा हूं, ये पूरी तरह से एकदम इस तरह से, कहीं पे भी कुछ भी जरा सा गैप नहीं है। ठीक है, उतना बड़ा घसने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं एक छोटा आपको दिखा रहा हूँ। सपोज ये छोटा चीज़ है। अब इसमें क्या है ना कि पूरा आपको कंटिन्यूअस मीडियम अज्यूम करना है, दो इट इज नॉट कंटिन्यूअस मीडियम बट यू आर अज्यूमिंग दैट इट इज कंटिन्यूअस मीडियम। सो इन दैट केस ये पूरा का पूरा चीज जो है ना वाइट हो गया। येलो बाउंड्री आपको दिख रही है और ये पूरा का पूरा वाइट विदाउट एनी गैप, कोई भी ज़रा सा गैप नहीं है, और ये इस तरह का मीडियम हो गया। समझे बालक और बालिकाएं? क्या बोला मैंने? गैसेस एंड लिक्विड्स practically are not continuous mediums or not continuum, rather they are having some gaps. Even solids में भी देखो ना तो practically speaking it's also not a continuous medium because it will have some flaws होंगे, defects होंगे, so gaps होते हैं। practically there is no perfect substance की ये जो कॉन्सेप्ट है ना कंटिन्यूम, इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। आपके सॉलिड में भी नहीं होता, लिक्विड में भी नहीं होता, गैस में भी नहीं होता, कहीं नहीं होता, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता यार, कंटिन्यूम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट्स अ हाइपोथेटिकल, प्योरली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, इफ एनीवन टेल्स यू bring continuum is a practical thing, then ask him bring that material to me, मैं उसमें डिफेक्ट दिखा दूंगा। लाओ कोई भी जो बोल रहे हो कंटिन्यूम, थियोरिटिकली कितना भी कुछ भी कर लो, 0.0000000 करते 1 करते करते ना उसमें गैप्स या डिफेक्ट्स होंगे ही होंगे। कंटिन्यूअस मीडियम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि यदि अगर हम लोग हर गैप्स को लेना शुरू कर दें ना, तो हमारा जो एनालिसिस होगा, हमारा जो कैलकुलेशन होगा, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। इट विल नॉट बी सिंप्लीफाइड एंड इट विल कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। So in order to simplify and get a empirical relation, we assume the things that okay fine the medium is continuum। समझ में आ रही है बात? तो ये सब गैप्स को मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ, ये सारी गैप्स को नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। इस पूरे कोर्स में जो कुछ भी हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी फॉर अ कंटिन्यूअस मीडियम। ओके, अब मान करके चलिए कि दिस ब्लैक वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका एक कंटिन्यूअस मीडियम है। इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो प्रॉपर्टीज रहेगा ना वो चेंज नहीं होगा। से सपोज मान लीजिए अगर इसका सपोज मेरे को अगर स्टडी करनी है कि व्हाट इज द टेम्परेचर या व्हाट इज द लेट्स से सपोज डेंसिटी क्या है इस पूरे मटेरियल का, तो अगर मेरे को डेंसिटी अगर स्टडी करनी है इसके पूरे इस बॉक्स की, इफ आई हैव टू स्टडी द डेंसिटी और मेरे को बताना है इस बॉक्स की डेंसिटी क्या है,
देखो देखने का नजरिया है, इट्स अ वे ऑफ परसेप्शन. सो देर इज अ थिंग कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक व्यू एंड मैक्रोस्कोपिक व्यू. मैक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब होता है व्हेन वी आर सीइंग द थिंग्स फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. दूर से देखा तो दो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो दो अंडे उबल रहे थे, करीब जाकर के देखा तो दो बेलमुंडे उछल रहे थे. बचपन में सुना होगा आपने. सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर थर्मोडायनेमिक व्यू पॉइंट, दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. समझ में आ रहा है? तो जब दूर से देखा कि हम दो अंडे उबल रहे थे, तो वो दूर से देखने की प्रक्रिया जो है ना, वो जो व्यू है, दैट इज योर मैक्रोस्कोपिक व्यू. और करीब जाकर के देखा कि दो बेलमुंडे उछल रहे थे, ठीक है, तो वो जो करीब देखने वाली जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक व्यू. समझ में आया? अब इसी बॉक्स को अगर मैं देखूं कि ठीक है चलो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है, तो आप बोलोगे सर ख्याल तो बहुत सारे चीज हो सकते हैं. एक तो डिपेंड करता है कि हम इसको देख कैसे रहे. एक तरीका है कि सर आप ये पूरा जो बॉक्स है ना, इसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो. एक तो तरीका ये है कि सर आप पूरे बॉक्स का आप डेंसिटी बता दो. दूसरा तरीका ये है कि सर इस बॉक्स के चलो अंदर घुसते हैं और अलग अलग जगह जगह पॉइंट पे प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं. समझ में आ रही है बात? अगर मैं इस पूरे बॉक्स को अगर दूर से देखूं, अगर इसको मैं अगर ओवरऑल लूं, सो ये कौन सा व्यू होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा मैक्रोस्कोपिक व्यू. और यदि अगर मैं आपको बोलूं कि इस बॉक्स के अंदर चलिए घुस जाइए और अलग अलग जगह जगह पे जाकर के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कीजिए, तब कौन सा व्यू होगा हमारा? माइक्रोस्कोपिक व्यू. समझ में आ रहा है? नाउ इन केस अगर आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है, आपको लगभग हर पॉइंट का अंदर में जो मीडियम है उसको स्टडी करना पड़ेगा, है ना? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, इधर इधर, ऐसा ऐसा, सबको आपको स्टडी करना पड़ेगा. लेट्स से मान लेते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7. सो इस तरह से आपको हर पॉइंट पे जाकर के स्टडी करनी पड़ेगी. यदि अगर मान लीजिए इसको पूरे मीडियम को यदि अगर आपने कंटिन्यूअस मीडियम नहीं एज्यूम किया है, तब समस्या ये होगी कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है ना, वो यहाँ से अलग हो जाएगी. एकदम पास पास में है लेकिन जस्ट नियर बाय की प्रॉपर्टी अलग हो जा रही है, फिर उसकी अलग हो जा रही है. अरे इतने लाखों करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो क्या लाखों करोड़ों इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज जाकर के पढ़ोगे? तो बेवकूफी है ना ये. वो तो मैंने बनाया यहाँ पे 5 पॉइंट है, लेकिन 5 ही पॉइंट होगा क्या यहाँ पे? देयर आर इनफाइनाइट. आप छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इनफाइनाइटसिमली छोटा करते चले जाओ, करोड़ों पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको. हर करोड़ों पॉइंट का हर करोड़ों प्रेशर निकल रहा है, हर करोड़ों पॉइंट का हर करोड़ों डेंसिटी निकल रहा है. अरे पगला जाओगे फिर. समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए साइंटिस्ट्स ने क्या किया कि ठीक है चलो गैप सैप्स को गोली मारो, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, नेग्लिजिबल है, इग्नोर मारो. हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मीडियम जो है कंटिन्यूअस है. उससे हमें यह फायदा मिल गया कि इफ दिस इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस मीडियम और रादर कंटिन्यूअम, देन द प्रॉपर्टी एट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्ला 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 विल रिमेन सेम. बस हमें तो एक ही चीज चाहिए था ना. सपोज मान लो डेंसिटी के बारे में स्टडी करना था हमें, ठीक है. अब मान लो अगर हम कंटिन्यूअस मीडियम नहीं होता तो ऑब्वियसली चीजें बदलती सिचुएशन के हिसाब से. तो वहां पे आपका आता है यहाँ पे डेंसिटी 1, डेंसिटी 2, डेंसिटी 3, डेंसिटी 4, डेंसिटी 5, ऐसे ऐसे चीजें होती है कि नहीं. और यदि अगर ऐसे ऐसे चीजें होती तो फिर आपको क्या करना पड़ता? तब फिर आपको स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ता. स्टैटिस्टिक्स, एंड दिस इज ऑल्सो येट अनदर ऑप्शनल पार्ट है आपका यूपीएससी का, और मैथमेटिक्स का एक ब्रांच भी है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. काफ़ी मज़ेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है. तो सब चीज़ का सॉल्यूशन है. तो हम लोग इस वाले स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है, कि हर पॉइंट के अलग अलग जा करके. हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टैटिस्टिकल मीन लेते हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज ले करके कैलकुलेशंस प्रॉपर हैं अलग तरह से.
हमें उतना नहीं जानना है, हमें चीजों को सिंप्लीफाई रखना है। तो दैट इज वाई वी हैव अज्यूम्ड द थिंग्स टू बी कंटिन्यूअम। और ठीक है, एक प्रॉपर्टी निकाल करके आ गई, सपोज डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाटएवर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो कंटिन्यूअस मीडियम और कंटिन्यूअम इज एन अजम्पशन फॉर योर एंटायर कोर्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। नेक्स्ट, जब कभी भी हम लोग फ्लूइड के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग हमेशा कोई भी चीज को एलिमेंट मान करके चलेंगे। समझ रहे हो एलिमेंट कहने का क्या मतलब है? एलिमेंट कहने का मतलब है कि जैसे ये वाला सपोज मान लीजिए हेयर वैक्स है, और इस हेयर वैक्स में ये वाला जो चीज चिपचिपा वाला जो चीज है ना, इस चिपचिपे वाले चीज को के अंदर घुसना है हमें। क्या बोला मैंने? ये मतलब बियर्ड वैक्स जो है, इस चिपचिपे वाले चीज को के अंदर घुसना है और इसके बारे में स्टडी करनी है हमें कि फ्लो रेट कितना है, इसकी विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या मटेरियल हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर मेरे को इस फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है ना, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके एलिमेंट को लूंगा। तो सपोज ये मान लीजिए ये जो बियर्ड वैक्स है, मान लेते हैं कुछ ऐसा, ये रहा आपका चिपचिपा वाला चीज, मैंने रैंडम अमीबा टाइप का बना दिया है कुछ। अब आपके पास तो एक तरीका ये है, यू हैव वन वे, कि आप एक काम करो ऐसा ही लेकर के चल दो, इसको ही लेकर के आगे बढ़ दो। लेट मी चेक वेदर रिकॉर्डिंग इज बीइंग हैपनिंग और नॉट, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। फाइन, सो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। एक तो तरीका यह है कि पूरे चीज को उठा लो। दूसरा तरीका है कि हम उसके एलिमेंट को निकालेंगे। एलिमेंट समझते हो कि इसके ये जो लिक्विड थी ना चिपचिप है, इसके अंदर घुस गया आपने और छोटा सा टुकड़ा उठाया। एलिमेंट का मतलब है टुकड़ा, और वो टुकड़ा कैसा हो सकता है वो आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। ये जैसे 2D में अगर मैं बोलूं ना, सपोज 2D एलिमेंट आपने उठाया है, तो एक बॉक्स उठा सकते हो, या आपकी मर्जी है कि नहीं मैं एक सर्कल उठाऊंगा, तो ये उठाओ। तो ये दोनों सिंपल फिगर्स हैं, तो कर सकते हैं। तो हम लोग सर्कुलर वाला चीज को बहुत रेयरली यूज करते हैं। वी टेक अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का, अगर 2 डायमेंशन में एनालिसिस करनी है। अगर 3 डायमेंशन में एनालिसिस करनी है ना, तो हम इसे 3 डायमेंशनल ब्लॉक उठा सकते हैं। कैसे? उसी लिक्विड का हमने माना कि ये एक 3 डायमेंशनल क्यूबिकल ब्लॉक है, आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी उठा सकते हो। देखो क्या किया मैंने, इस पूरे बियर्ड वैक्स को स्टडी करना है मुझे, इस फेस वॉश को स्टडी करना है चारकोल का, और ये कॉलगेट है, और ये आपका मैक्स फ्रेश है, और ये आपका स्प्रे है, ठीक है, सैनिटाइजर है, तो पानी है, हवा है, आपको जितना भी ये कुछ भी उठाना है आप उठा लीजिए। सब में हम लोग क्या करेंगे? सब में हम लोग एलिमेंट निकालेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हो, टेकिंग ऑफ एन एलिमेंट, टेकिंग एन एलिमेंट, टेकिंग एन एलिमेंट। जो इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, आपने IIT से पढ़ा है, MIT से पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, आपके लिए हो सकता है कि सिली चीज़ें, बट मैं अपने कमज़ोर स्टूडेंट्स का दर्द समझ रहा हूँ काफ़ी बेहतर तरीके से, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिनका इंजीनियरिंग से कोई वास्ता नहीं रहा है, आर्ट्स लिए हैं या फिर मैथ्स ही लिए हैं, या जो भी उनका स्ट्रीम ही नहीं रहा, कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं, मतलब इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ कभी पढ़ा नहीं। तो मैं कोर्स उसी के पर्सपेक्टिव से बना दे रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है। लेकिन जो नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका थोड़ा अपलिफ्ट हो जाए। तो यदि अगर किसी मोमेंट पे IIT NIT वालों और या फिर दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वालों, यदि अगर आपको लग रहा है कि दिस स्टूपिड टीचर इज टीचिंग सो सिली थिंग्स, तो आप लेक्चर स्किप कर दीजिए। जहाँ से आपको रिक्वायरमेंट होगी
टॉपिक्स का नाम मेंशन है थंबनेल में, वहां से कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। बट मुझे तो पढ़ाना है, तो आई हैव टू टीच। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं टेकिंग एन एलिमेंट। एलिमेंट को हमने उठाया बाबू। अब जो कुछ भी हम लोग मैथमेटिक्स लगाएंगे ना, इस पूरे बियर्ड वैक्स में नहीं लगाएंगे। कहां लगाएंगे? हम इस 3D ब्लॉक या एलिमेंट में लगाएंगे। ये आपको क्यूबिकल ब्लॉक दिख रहा होगा। आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी ऐसे उठा सकते हो। यू कैन टेक लाइक दिस अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट, ये आप उठा सकते हो। या आपकी मर्जी है कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को सिलिंड्रिकल एलिमेंट चाहिए, तो आप ये भी उठा सकते हो। आप इसको लेकर के इस पे आप अपना मैथमेटिक्स लगा सकते हो। बोलोगे नहीं छोड़ो ना, क्या कर रहे हो ये सब चीज़। सर थोड़ा एडवांस्ड वर्जन जानते हैं ना, हम फुटबॉल उठाते हैं, मतलब 2D नहीं है ये, समझ लीजिए 3D है। तो कैसे मैं इफेक्ट्स कैसे दूँ, 3D इफेक्ट्स कैसे दूँ? हाँ ये दिखा दिया, चलो ठीक, मतलब ऊपर में ऐसे ऐसे। तो ये आपका स्फेरिकल, सो दिस इज, इसको मैं बोलूँगा क्यूबिकल एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड क्यूबिकल एलिमेंट। दिस इज रेक्टेंगुलर एलिमेंट, rectangular element. This is cylindrical element, cylindrical element. This is spherical element. ये कौन सा है? spherical element. क्लियर हुआ? बात आई समझ में? सो क्यूबिकल एलिमेंट, रेक्टेंगुलर एलिमेंट, सिलिंड्रिकल एलिमेंट, स्फेरिकल एलिमेंट। जरूरत के हिसाब से वी विल पिक अप द थिंग्स। पूरे आगे के जितने भी हम पढ़ाएंगे आपको, जितने भी कोर्सेस मतलब लेक्चर्स चलेंगे, सब में अब देखना कि जितना भी आपका मैथमेटिक्स लग रहा है वो या तो इस पे लगेगा, वो तो या तो इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, ठीक है। तो हम लोग मेन चीज में कूदें उससे पहले तो आपका फाउंडेशन तैयार करना चाहिए ना, वरना आपको हवा हवा ही नहीं लगेगा, हो क्या रहा है। या फिर आपके माइंड में लगेगा कि अरे नहीं, दीज ऑल आर इंजीनियरिंग स्टफ्स, मेरे बस की तो बात है नहीं। अरे ऐसा सोचोगे तो फिर नहीं होगा ना। कोई भी चीज़ सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। जो चीज़ें हैं जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। अगर कोई समझाने वाला अगर आपको इस तरह से समझाया कि आपके भेजे में पूरी तरह से एकदम पिक्चर बन गया, तो वो सिंपल है आपके लिए। अगर समझाने वाला कोई भी चीज़ को ऐसा समझाया कि मतलब एकदम हवा हवा होकर के हवा हवा ही हो गया, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। तो वो डिपेंड करता है कि कोई चीज़ों को किस तरह से पढ़ा जाता है या पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं हमेशा मेरे माइंड में मैं आई वॉन्ट टू कन्फ्रंट एंड कन्फेस कि मैं थोड़ा सा इगोइस्टिक हुआ करता था अपने लाइफ में। मैं सोचता था कि, और दूसरी बात है कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी होती थी, तो जिसके कारण से मैं अवॉइड करता था कि अच्छा छोड़ो ना, पैसा लग जाएगा, क्यों देना है। मतलब फालतू की चीज़ें में पैसा ज़्यादा खर्चा करना और पढ़ाई लिखाई में कम पैसा खर्चा करना, ये काफ़ी इस तरह का था। फिर जब लाइफ ने झटका मारा तब ये रिवर्स हो गया। देन आई रियलाइज बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। विश आई हैड गॉट सम गुड टीचर्स, ऑब्वियसली मिले हैं, जो जो सब्जेक्ट्स के लिए मिले हैं तो अच्छे हो गए। तो जिनके जिनके लिए नहीं मिले उनके लिए मेरे को खुद से वर्क करना पड़ा। जबरदस्ती का गुरु, एकलव्य को सुने हो ना, सामने से नहीं पढ़ाया लेकिन सीख लिया। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे जो थे जो मेरे को सामने से कोई बताया नहीं, सामने से तो भगा भी दे, भाव नहीं देते थे। बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, PhD फ्रॉम ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, अब इतना हाईली क्वालिफाइड है भाई, तुम सिंपल सा छोटा चीज़ कैंडिडेट आता है पूछने के लिए, तुम उसको धुतकार के भगा देते हो, तो किस बात का तुम्हारा क्वालिफिकेशन है। सो आई डोंट रेस्पेक्ट सच पीपल सीरियसली। पहले मैं सोचता था कि नहीं, ऑल टीचर्स आर रेस्पेक्टेबल, यू नो, दे आर नॉट टीचर्स, दे आर चीटर्स। टीचर्स शुड टीच, चीटर्स दे चीट। इतना ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं कि मतलब सिंपल सा चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इतना पढ़ने लिखने का? अरे नॉर्मल सा चीज़ ही रहो, सिंपल सा चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हो,
और नाम के आगे हम ये लिखेंगे फलाना दिस फ्रॉम ये यूनिवर्सिटी, फ्रॉम वो यूनिवर्सिटी, ये करके वो करके ऐसा करके वैसा करके, और खाली माल छापेंगे। काम ही है बस ये माल छापना, क्वालिफिकेशंस दिखाओ, रिसर्च पब्लिकेशंस दिखाओ, माल टापो, बस यही है। दैट इज द थिंग विच एक्चुअली ना मीन्स मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये सब चीज़ पे। रिसर्च एंड टीचिंग बोथ दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। बट इंडिया में क्या है, जो रिसर्चर है उसी को प्रोफेसर बना दे रहे हैं। अब वो प्रोफेसर को उसको पढ़ाने आता नहीं है एक्सेप्ट फ्यू। वो उसका सारा ध्यान रहे कि मैं ज़्यादा पेपर पब्लिश करूं तो मेरा क्रेडेंशियल्स बढ़ेगा, वो सारा फोकस उसका उस पर है, पेपर पब्लिश कराओ, पेपर पब्लिश कराओ, इस पर ही फोकस है। टीचिंग पे चले जाए। तो दीज टू थिंग्स नीड्स टू बी सेपरेटेड। पता नहीं कब होगा, जो होगा नहीं होगा, बट आई हैव अ प्लान। व्हेन आई विल ओपन माई ओन यूनिवर्सिटी आई विल मेक श्योर दैट बोथ दीज थिंग्स आर सेपरेट। मतलब टीचर को रिसर्च में ना घुसाया जाए और रिसर्च वालों को टीचिंग में ना घुसाया जाए, कि दो अलग डोमेन है। इंडिया में पता नहीं क्यों मिक्स कर देते हैं। अरे जो ज़्यादा जानकारी और रिसर्च कर लेता है वो टीचिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं कि अच्छा टीच कर ले, और जो अच्छा टीचर है ज़रूरी नहीं कि अच्छा रिसर्च कर ले। दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, इसे बसती नहीं है, बात ही नहीं समझते हैं लोग। मैसेज तक पहुंचा दो एजुकेशन मिनिस्टर तक, उसको भी थोड़ा समझ में आए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सिस्टम चेंज करो यार, थोड़ा टीचिंग अलग करो और रिसर्च का अपना यह चीज़ अलग करो, करते नहीं। और जिसके कारण से मेरे 10 साल बर्बाद होते हैं। अगर वैसा सेपरेट होता तो मेरा 10 साल बर्बाद नहीं होता, जितना मुझे स्ट्रगल करना एक सिंपल सा चीज़ को सीखने के लिए। तो जो चीज़ मैंने सीखा है वो सिंप्लीफाइड वे में आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आपका 10 साल बर्बाद ना हो। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज़ों को हड़बड़ा के नहीं सीखना, आराम से कायदे से सीखना है। एक बार सीखो, ज़बरदस्त सीखो। ये नहीं कि हम वो इंस्टॉलमेंट में सीख रहे हैं, थोड़ा कूद गए इधर, थोड़ा कूद गए इधर, थोड़ा कूद गए उधर, थोड़ा हम 11th में सीख लेंगे, फिर कूद करके टाइम वेस्ट करके हम ग्रेजुएशन में वही चीज़ को सीखेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में वही चीज़ को सीखेंगे, पीएचडी में भी वही सीखेंगे, हर दिन यही करते रहेंगे और फिर मर जाएंगे। स्टूपिड पीपल। सो फॉर टेकिंग एन एलिमेंट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने करना होता है। इतना तक क्लियर हुआ है? सुनो, अब इस कोर्स में जो कुछ भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सारा हमारा रेस्ट्रिक्ट रहेगा फ्लूइड के ऊपर। तो ध्यान रहे, अब से हम कोई भी सॉलिड के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और फ्लूइड अगर मैंने बोला है तो बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करके आपको रखना है, चलना है कि वी आर टॉकिंग फॉर बोथ गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स। ठीक है, अब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, हम फिक्स कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, जहां पे डिस्टिंग्विश करने की जरूरत पड़ेगी वी विल स्पेसिफाई, वहां पे हम लोग मेंशन कर देंगे। ओवरऑल वी आर पिकिंग अप, ठीक है, गैस लिक्विड कंबाइन करो, फ्लूइड लेकर के आगे बढ़ो और हम लोग चलते हैं। मान लीजिए कोई भी एक मटेरियल है, क्या कोई भी स्पेस, रैंडम कुछ भी है, फ्लूइड का कुछ भी है, कुछ भी बोले तो फिर से ध्यान दो, ये तो गैस हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है, ये स्प्रे भी हो सकता है, ये आपका टूथपेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, फिर ये आपका फेस वॉश भी हो सकता है, आपका वैक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी आप मान लीजिए, पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। हमें इसके बारे में चर्चा करनी है, एनालिसिस करनी है। तो क्या मैंने बताया, जब भी हमको चर्चा करना है तो क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? एलिमेंट उठाना पड़ेगा, टुकड़ा उठाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अभी हम 2D एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं, सो लेट अस पिक अप सम एलिमेंट। ये हमने टुकड़ा उठाया है। यदि अगर हमने इस पे टुकड़ा उठाया है और इसको हम सपोज मूव कर दे रहे हैं, ठीक है, ये मूव कर रहा है। मूव कैसे करता है कोई भी बॉडी? बिना फोर्स लगाए कोई बॉडी मूव करता है? ये बताइए तो। कोई एक ऐसा बॉडी है दुनिया में जिस पे बिना कुछ किए हुए, विदाउट डूइंग एनीथिंग, उस पर फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी मूव कर रहा है? ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो फिर परपेचुअल मोशन मशीन हो जाएगा, विच इज अ थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। आज बिना कुछ किए अगर रिजल्ट आने लगता तब तो जिंदगी बदल जाती सबकी। ठीक है, तब क्या इतना बिजली का खर्चा क्यों करना, ठीक है, मोबाइल का खर्चा इतना क्यों, सब कुछ खुद से ऑटोमेटिक ही होने लगता बिना कुछ एफर्ट्स लगाए हुए। ठीक है, अभी फिलहाल तो वैसा कुछ हुआ नहीं है, तो हम मान करके चल रहे हैं कि इसको हमने मोशन दिया है। मोशन देने का मतलब उसको मूव करा रहे हैं, और मोशन कैसे दे सकते हैं? बाय अ वे ऑफ फोर्स। फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो इस पे हमने फोर्स लगा दिया। लेट्स से मान लीजिए ये है हमने
फोर्स लगा दिया। याद करो वेक्टर, फोर्स लगाया है तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन है, और वो वेक्टर लॉज को फॉलो कर रहा है। लेट्स से सपोज हमने इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब ये बेसिक तो आप जानते होंगे कि न्यूटन का मतलब क्या होता है, 1 kg पर मीटर सेकेंड में 1 kg पर मीटर स्क्वायर, 1 kg पर मीटर स्क्वायर, ये होता है फोर्स। फोर्स, हाउ डू यू डिफाइन फोर्स? जैसे बचपन में हम लोग सीखते थे, फोर्स इज अ पुश और पुल विच टेंड्स और विच मेक्स द बॉडी मूव और टेंड्स द बॉडी टू मूव, ऐसा कुछ पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। ये प्रेशर, रुक जाओ, हाँ, ऐसा कुछ पढ़ते थे। नाउ सपोज हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में लगाया, लेट्स से सपोज। नाउ ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एनालिटिकल ज्योमेट्री। हमने सीखा है बचपन, अगर नहीं मैंने सिखाया तो बचपन में भी तो सीखा है आपने। लेट्स टेक अप अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे ना बाबू, हमेशा ध्यान रखो कि हमें कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। वी हैव टू पिक अप एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड सुटेबिलिटी। यू कैन पिक अप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट डिपेंड्स अपॉन यू कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लेना चाह रहे हो। क्योंकि ये सिंपल चीज़ है तो इसीलिए मैं इसको फिलहाल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेकर के चल रहा हूँ। एंड सिंस वी आर कंसिडरिंग अ 2-डायमेंशनल एलिमेंट, सो दैट इज वाई देयर इज नो नीड ऑफ थर्ड एक्सिस, थर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मान लेते हैं ये ऑरिजिन है हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अभी देखिए कि यदि अगर फोर्स इस पर आपने लगाया है तो आप इसको ऑरिजिन मान सकते हो या ऑरिजिन यहां मान करके आप इसका एनालिसिस कर सकते हो, कर ही सकते हो ना, ठीक है। हम उस डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, जहां जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना वो ऑरिजिन है, ऑरिजिन है, और इसी पॉइंट पे हमारा फोर्स लग रहा है। तो यदि अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में निकलेंगे, एक वाई डायरेक्शन में निकलेंगे। और यदि अगर नहीं भी ऑरिजिन है तो भी कंपोनेंट्स निकलते हैं। तो सपोज इस पॉइंट से निकला है तो मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होगा, इसको मैं बोल रहा हूं एफ एक्स, और इस डायरेक्शन में होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको मैं बोल दे रहा हूं एफ वाई, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एफ वाई बोल रहा हूं। क्लियर है? तो ये एक फ्लूइड एलिमेंट है, उस फ्लूइड एलिमेंट पे दो फोर्स लगाया है आपने, सॉरी सिंगल फोर्स लगाया है एफ, तो उसके दो कंपोनेंट्स मिल जा रहे हैं, एक अलोंग एक्स डायरेक्शन में और एक अलोंग वाई डायरेक्शन में। इतना बात सही है? सेम एनालिसिस हम लोग सॉलिड में भी करते हैं। अंतर क्या होता है, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, जब कभी भी हम लोग सॉलिड के बारे में चर्चा करेंगे ना, लेट्स से सपोज ये रहा आपका सॉलिड वाला मटेरियल, यही फोर्स लगाया आपने, ये अलोंग एक्स डायरेक्शन में, अलोंग वाई डायरेक्शन में। ये फ्लूइड है, इसमें फोर्स लगाया आपने, अलोंग एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है, अलोंग वाई डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। बात है यहां पे मोशन की, मतलब फ्लूइड के मूवमेंट की, ठीक है। ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड वाला ये जो मूवमेंट होगा वो या तो इसके इस कंपोनेंट के कारण से होगा, वो था या तो इस कंपोनेंट के कारण से होगा। समझो बात को ध्यान से, दोनों में सेम चीज किए हैं, अंतर क्या हो रहा है, अंतर ये हो रहा है कि जो x डायरेक्शन है और ये, तो अगर x और y को अगर हम थोड़ा और डिटेलिंग में जाएं तो एक पार्ट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा जो कि उस पर्टिकुलर बॉडी के टेंजेंशियल होगा। बेटर करेक्ट वर्ड इज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल या फिर शियर, इसको टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं या फिर शियर भी बोल सकते हैं। और जो वर्टिकल नरकता है ना उसको नॉर्मल बोलते हैं, उसको नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है।
सॉलिड का डायनेमिक्स पूरी तरह से अलग है, तो यहाँ पे जो इसका मोशन वगैरह सब कुछ होगा वो नॉर्मल और शियर दोनों के कारण से ही आपका होगा क्यूमुलेटिवली। लेकिन इस पर्टिकुलर बॉडी में यदि अगर मान लीजिए कि आपका शियर फोर्स 0 है, क्या बोला मैंने, शियर फोर्स मतलब उसका टेंजेंशियल वाला पार्ट अगर 0 है तो फिर मोशन नहीं होगा। मोशन के लिए आपको शियर होना मैंडेटरी है। एक टर्म है जिसको हम लोग शियर बोल रहे हैं, शियर या फिर टेंजेंशियल फोर्स बोलिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलिए, ये सब हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो ये टर्म बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू मैकेनिक्स वाली चीज़ों में, क्योंकि मैकेनिक्स का जैसे मैंने बताया ये इसका डायनामिक्स पूरा अलग है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ मत घुसेड़ देना, यहाँ वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ मत घुसेड़ देना, क्योंकि दो अलग अलग डोमेन्स हैं। ये मैकेनिक्स में उसका डायनामिक्स अलग होता है और फ्लूइड का जो डायनामिक्स है वो अलग होता है। तो आज के लेक्चर में बस मेरे को ये सिर्फ बताना था, हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ ये बोल करके कि अब से जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें इस टर्म का बहुत ही ज़्यादा रोल होगा। क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा रोल होगा। तो इसको हम लोग और बेस्ट वे में सीखेंगे चीज़ों को। शियर एक्चुअली क्या होता है, सिंपल सा भाषा में जैसे बात है, देखो अभी जैसे मैंने इस तरह से मारा, ठीक है, वर्टिकली ऐसे करके मारा है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स मैंने कैसे लगाया है, इस पाम पे नॉर्मल फोर्स लगाया लाइक दिस। और यही चीज़ अगर मैं बोलूं कि चलो हाथ घसते हैं, तो जब हम लोग घस रहे हैं ना तब यहाँ पे मैं शियर लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें लग रही हैं, इसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग लग रही हैं। तो जैसे है ना, तो ये सरफेस है, सरफेस का टेंजेंट क्या होगा, यूं मारो ऐसे, तो ऐसे, तो ये टेंजेंट के अलॉन्ग लग रही है, दैट इज कॉल्ड योर शियर। और इसी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं फोर्स लगा दे रहा हूं, चाहे इसको पकड़ के ऐसे नॉर्मली खींच रहा हूं, वो नॉर्मल लगेगा। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। तो फ्लूइड में क्या चलेगा, ये नॉर्मल वाला चलेगा या घसने वाला चलेगा? ये घसने वाला चलेगा। तो पूरे कोर्स को हम लोग घसेंगे, ऐसे ऐसे करके घसेंगे, ठीक है। और इस पूरे सब्जेक्ट को घस घस के, गाजर का हलवा देखे हो, घसने वाला आता है, ठीक है ना, गाजर को तो ऐसे घस करके उसके बाद क्या मिलते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं और वो टेस्टी लगता है। मेरी भी मम्मी बनाती है, इट्स वेरी टेस्टी। कभी आप लोग आना तो मैं खिलाऊंगा, ठीक है। तो वो ऐसे घस करके इसका गाजर का हलवा बनाया जाएगा। और फ्लूइड डायनेमिक्स के क्वेश्चंस यूं बनेंगे, आपसे यूं बनेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस, अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हो। और यदि अगर आप ओवर स्मार्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं, होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो क्या बोले ना कि ओवर स्मार्ट होते हैं। ओवर स्मार्ट इन अ सेंस कि पढ़ेंगे लिखेंगे, देखो ऐसा अभी है, ये अब सिचुएशन रहा ही नहीं कि कोई पढ़ता लिखता नहीं है, सारे लोग ही पढ़ते लिखते हैं, सब लोग ही पढ़ रहे हैं। तो पहले के ज़माने में हुआ करता था, बेटा पढ़ लो नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। अभी क्या डायनामिक्स है पता है, बेटा सही पढ़ो वरना रिजल्ट नहीं होगा। ये फैक्ट बात है, क्योंकि एस्पिरेंट्स आर स्टडिंग so many things, they are studying कचड़ा, literally they are studying कचड़ा इसलिए क्योंकि वो रिजल्ट में आता नहीं। भाई जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो नंबर में तुम्हारे कन्वर्ट हो नहीं रहा है, तो किस बात की पढ़ाई? तुम जो पढ़ रहे हो एग्जाम में आ नहीं रहा है, किस बात की पढ़ाई? तुमने लक्ष्मीकांत चाट दिया, ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, किस बात का पढ़ा तुमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पूरी तरह से चार्ट दिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे प्रीलिम्स के, तो क्या आ गई पढ़ाई? किस बात की पढ़ाई? कचड़ा हुआ ना। तो इफ टिल देन इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज मार्क्स बेस्ड एग्जामिनेशन, यू हैव टू थिंक इन दिस मैनर कि ज्ञान अर्जित करना, ज्ञानी बनना एक अलग बात है, नंबर लाना वो एक अलग बात है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर ज्ञान के साथ में नंबर ले भी आते हैं, लेकिन अधिकतर डायनेमिक्स क्या होता है ना कि मोस्टली जो 90% कैंडिडेट्स होते हैं वो ज्ञान अर्जित करने पे फोकस करते हैं, और करना भी चाहिए, बट एक्चुअली उस ज्ञान का हमें रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए।
और मान लो इतना ज्ञान हमने अर्जित कर लिया है, वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है? सो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कोचिंग इंडस्ट्री एंड ये जो ट्यूशन्स वगैरह होते हैं, आपको जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जाहिर सी बात है क्योंकि इट्स अ मार्क्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो द कोचिंग का जो मकसद होना चाहिए वो आपको मार्क्स दिलवाने पे भी होना चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वहाँ आप ज्ञान अर्जित वगैरह कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्टडी और कोचिंग की स्टडी दो अलग अलग चीज़ें हैं। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, यूनिवर्सिटीज़ में ठीक से पढ़ाई करते नहीं या होता नहीं, जो भी हो, मैं किसी प्रोफेसर को दोष नहीं दे रहा, किसी स्टूडेंट को दोष नहीं दे रहा, जो भी रीज़न हो, वहाँ पे तो हो ही नहीं। अब ज्ञान अर्जित करने के लिए कोचिंग में आएंगे, बेस गायब है, और फिर यहाँ पे तो ऑब्वियसली फिर से यहाँ से नया बेस स्टार्ट करना पड़ता है। इसमें ऑब्वियसली उस चीज़ का थोड़ा लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। तो जो ऑलरेडी कैच कर लेते हैं अच्छी बात है, जिसका बेस बन जाता है वो कर लेते हैं, जिसका नहीं बन पाता है वो नुकसान में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। मैं हर लेक्चर में आपको हमेशा बताता हूँ कि देखिए, खाली पढ़ने से चीज़ें नहीं होती। आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हो, आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ऑलवेज कीप दैट माइंडसेट इन माइंड कि हम जो कर रहे हैं ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। मतलब मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फोकस है कि मेरा पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आए, वरना मेरा पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या है? फिर आप खुद से पढ़ो ना फिर जा करके, तो फिर वाई डू आई एग्जिस्ट, मेरा रिलेवेंस कहाँ रहा? फिर मैं इस तरह से सोचता हूँ कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ किसी कैंडिडेट को, किसी एस्पिरेंट को, तो जाहिर सी बात है उसको नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भर भर का ज्ञान दे दिया हूँ, बेटा नंबर ही नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है फिर? तो मेरा रेलेवेंस खत्म हो जाएगा ना। आई डोंट वांट टू बिकम इररिलेवेंट, मैं हमेशा रेलेवेंस होता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार 2024 में, दो इट वाज नॉट प्रेडिक्टेड कि यूपीएससी अपना क्वेश्चन का लेवल चेंज कर देगी, इवन दो क्वेश्चन चेंज कर देगी, बट वी स्टुक टू द बेसिक्स। हम लोग बेसिक्स पे चिपक करके रहे, और नतीजा ये हुआ कि 91.27% क्वेश्चंस हमारे कोर्स से आए। जाकर के देख लो, पूरा स्टैटिस्टिक्स के साथ में रिलीज किया हुआ है, ठीक है। आई अपोलोजाइज फ्रॉम द ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर एग्जामिनी टीम कि 5 क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के, वो आउट ऑफ कोर्स से आ गए। मतलब उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने टच भी नहीं किया, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी खेल कर सकता है। अब क्योंकि ये खेल कर चुका है बउआ, तो अब हम लोग तो अलर्ट हो चुके हैं, ठीक है। जितना खेल करना है करो। 10 साल तक सेम चीज़ फॉलो कर रहे थे, अब 2025 से जो चीज़ें होंगी ना पूरी तरह से बदल जाएंगी, क्वेश्चंस का लेवल बदल जाएगा। और मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल खुद को भी मानता हूँ, क्योंकि ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल एक्चुअली अवेलेबल नहीं हुआ करता था, तो कैंडिडेट्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हुआ करते थे। जो कोचिंग कर पाता था वही क्वालिफाई कर पाता था। अब क्योंकि 2020 में कोर्स डल गया, 2020, 21, 22, 23 कोर्स पढ़ लिए लोगों ने, सबका लेवल बढ़ चुका है। अब यूपीएससी वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, सीरियसली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हमें पता है क्या कि हमें क्या करना है अब। तो जाहिर सी बात है ओपन प्लेटफॉर्म्स में डालने का ये चीज़ थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाती है, वो हो जाता है, लेकिन अगर रेशियो अगर देखना है कैंडिडेट मतलब का परफॉर्मेंस का, तो वो उनके लिए थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो अवेलेबल कराई दी हैं। अब देखो फ्लूइड डायनेमिक्स का क्या है ना, इसमें थोड़ा कंपटीशन था फ्लूइड डायनेमिक्स में, कि हाँ बाकी लोग जो अवेलेबल कर पाते थे फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं कर पाते थे, तो जो फ्लूइड को अच्छे से पढ़ा है या फिर फिजिक्स वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ा है उसका स्कोर बेटर आएगा। अब क्योंकि मैं ये भी ओपन प्लेटफॉर्म पे डाल दे रहा हूँ, हालांकि समय लगेगा, तो क्या है ना कि इसमें भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब सारे लोग फ्लूइड के धड़ाधड़ क्वेश्चंस बनाने लगेंगे। अब यूपीएससी फिर अपना स्टैंडर्ड और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, और नुकसान किसका होगा? आपका ही नुकसान होगा, सीरियसली आपका। तो मैं इनडायरेक्टली आपका नुकसान ही कर दे रहा हूँ, कोर्स ऐसे प्रोवाइड करा करके आपका नुकसान ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मकसद यहाँ पे सिलेक्शन लेना है, ठीक है, लेवल बढ़ाना घटाना नहीं है। और सिलेक्शन आपके लिए आसान तब होगा जब लेवल थोड़ा सा कम रहे, आप निकल लाओ आगे से, वरना हर साल लेवल बढ़ते जाएगा, हर साल अपग्रेड करते रहो। कब तक अपग्रेड करोगे? 2020 में जो पढ़ा था आज वो रेलेवेंट सीरियसली नहीं है, सीरियसली नहीं है। आपको अपग्रेड जब तक नहीं कर रहे हो तो अब वो नहीं हो, मतलब एड ऑन्स करने पड़ेंगे आपको। एनीवेज बहुत सारी चीज़ें हैं, वी नीड टू, बातें हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये नंबर मैं हमेशा दे देता हूँ 7847820335। दिस इज़ माई नंबर, एन ऑफिशियल नंबर ऑफ एग्जाडमी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है,
आप फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा लीजिए, अगर बोका बने रहना है तो बने रहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत होगी वो हमारे पास आएगा, नीड लेगा, निकल जाएगा, और जिसको ज़रूरत नहीं होगी क्वेश्चन करते रहेगा, क्रेडिबिलिटी डाउट करते रहेगा। बहुत लोग तो क्रेडिबिलिटी अभी तक डाउट कर रहे हैं। 2020 में जब डाला था, वाई इज ही टीचिंग मैथमेटिक्स ऑप्शनल, हैज़ ही क्वालिफाइड यूपीएससी, इज ही द ऑल इंडिया रैंक 1, वाई विल आई स्टडी विथ हिम। ठीक है, ठीक है, 2020 में इग्नोर, 21 में, 22 में, 2020 के क्वेश्चंस फंस गए, 21 के क्वेश्चंस फंस गए, 22 के क्वेश्चंस फंस गए, 23 के क्वेश्चंस फंस गए, 24 के क्वेश्चंस फंस गए। तो क्रेडिबिलिटी डाउट करते रहो, नुकसान करते रहो, जिसको फ़ायदा उठाना वो तो करके निकल जाएगा। क्या करोगे फिर, क्वेश्चन करके क्या ही कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे फिर। सो हमारा तो है, हम लोग मार्केट में आए हैं अवेलेबल टू प्रूव आवर क्रेडिबिलिटी एंड टू हेल्प यू आउट। इफ़ यू वांट टू हेल्प, गेट हेल्प्ड, टेक अस, take from us, otherwise life is yours, choice is yours. See you in the next lecture. Till then, bye, Jai Hind, and take care.